तभी उन्हें खबर मिली कि 22 जून 1897 को महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली के मौके पर गणेश खिंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में सब बड़े सरकारी अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति इकट्ठे होंगे और महारानी की ताजपोशी के 60 साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे। जिस समय पूना और बम्बई में प्लेग फैला हुआ था, भूकंप से भारी नुकसान हुआ था और लगभग सारे भारत में अकाल से लोग मर रहे थे, उस समय भारत की ब्रिटिश सरकार महारानी की ताजपोशी की डायमंड जुबली मनाने में व्यस्त थी। चापेकर भाइयों ने लकड़ी पुल से लेकर गवर्नमेंट हाउस तक पूरे रास्ते की रेकी की। रैंड को लॉन टेनिस खेलते देखा और उसकी अच्छी तरह से पहचान की। उन्होंने एक पीले बंगले के पास की जगह को अपने काम के लिए चुना, क्योंकि उसके आसपास ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद नहीं थी और कुछ खाली इमारतें भी थी जिनमें भागकर छुपा जा सकता था। घर आकर दोनों भाइयों ने माँ चतुर्श्रृंगी और गणेश जी की उपासना की। दोनों ने अपने साथ एक पिस्तौल और तलवार ली। साथ ही बापूराव ने एक कुल्हाड़ी भी अपने साथ रखी। दामोदर चापेकर लिखते हैं कि घर से निकलते हुए उन भाइयों ने अपने घर, पत्नी, बच्चे, माता पिता, मित्र और रिश्तेदार सबको फिर से देखने की आशा छोड़ दी और श्रीमद् भागवत गीता की एक प्रति अपने साथ रख ली। शाम 7:30 बजे वो घर से निकले और जल्दी ही गणेश खिंड पहुंच गए। उनके साथ छोटा भाई 17 वर्ष का वासुदेव भी था और दूसरा युवा साथी महादेव विनायक रानडे भी। उन्होंने कमिश्नर रैंड की बग्घी को आते देखा, पर वो पक्का नहीं कर पाए कि मिस्टर रैंड की ही बग्घी थी। उन्होंने इस बग्घी के लौटने का इंतजार करने का निर्णय लिया। इस बीच उन्हें लगा कि तलवारें और कुल्हाड़ी उनके काम में बाधा हैं, क्योंकि इनसे उन्हें बिना शक के दायरे में आए चलने फिरने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए दोनों भाइयों ने तलवारें और कुल्हाड़ी पास ही एक पुलिया के नीचे छिपा दी, ताकि बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो इनका इस्तेमाल किया जा सके। दोनों ने तय किया था कि हमले के ऐन वक्त जब रैंड दिखाई देगा तो वो ज़ोर से गोंडिया आला रे बोलेंगे, जिससे दूसरा समझ जाएगा कि हमला करने का समय आन पहुंचा है। जब अधिकारियों की बग्घियां राजभवन से लौटने लगी तो दामोदर राजभवन के मुख्य दरवाजे के पास खड़े हो गए और बालकृष्ण पीले बंगले के पास। आधी रात के बाद आखिरकार कमिश्नर की बग्घी राजभवन से बाहर निकली तो उसके पीछे उनके सैनिक रक्षक लेफ्टिनेंट आयस्ट की बग्घी थी। दामोदर ने दोनों बग्घियों को ध्यान से देखा और रैंड की बग्घी से 10-15 गज पीछे आकर उसकी तरफ तेजी से भागना शुरू किया। जैसे ही बग्घी पीले बंगले के पास पहुंची, दामोदर बग्घी के ठीक पास थे। उन्होंने जोर से गोंडिया आला रे की आवाज़ लगाई। पलक झपकते ही बापूराव दामोदर के सामने थे। दामोदर ने बग्घी का पल्ला खोला, उसे ऊपर उठाया और एक हाथ की दूरी से रैंड पर फायर झोंक दिया। तब तक बापूराव को लगा कि पीछे वाली बग्घी में लोग आपस में बातें कर रहे हैं। उन्होंने पीछे से इस दूसरी बग्घी के यात्रियों में से एक पर फायर कर दिया। आधी रात के इस हमले को कोई अधिकारी देख नहीं पाया, यहाँ तक कि कोचवान भी नहीं। दोनों भाई पहले से तय रास्तों से सुरक्षित अपने घर पहुँच गए। अगली सुबह जल्दी उठकर उन्होंने फरास खाने यानी थाने और म्यूनिसिपल ऑफिस का एक चक्कर लगाया, सिर्फ यह देखने के लिए कि बाहर माहौल कैसा है। लेकिन ये खबर दोपहर से फैलनी शुरू हुई और शाम होते होते पूरा इलाका छावनी में बदल चुका था। ऐसा अंदेशा था कि हर घर की तलाशी ली जाएगी, इसलिए इन क्रांतिवीरों ने घर में रखे हथियारों का एक बंडल बनाया और उसे दूर एक कुएं में फेंक आए। तब तक पुलिस ने पुलिया के नीचे रखी तलवारें और कुल्हाड़ी जब्त कर ली थी। दोनों भाइयों ने जगदम्बा के मंदिर में पूजा की, नारियल फोड़ा और फिर अगले दिन दोपहर 1:30 बजे की ट्रेन से बम्बई के लिए रवाना हो गए। 22 जून के इस हत्याकांड में लेफ्टिनेंट चार्ल्स इगेटन आयर्स की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, पर कमिश्नर रैंड को गंभीर हालत में पूना के ससून हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इस घटना के 11वें दिन 3 जुलाई 1897 को उसकी भी मृत्यु हो गई। तब तक पुलिस रैंड और आयर्स के हत्यारों का सुराग देने वालों के लिए 20,000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा कर चुकी थी और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे ब्रिटिश अखबारों में लेख छप रहे थे कि लोकमान्य तिलक के लेखों ने पूना के ब्राह्मणों को ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उकसाया है। पूना के कलेक्टर लैब पर बहुत ज़्यादा दबाव था। उसने कहा
कि इस घटना के पीछे एक सप्ताह पहले पूना के फर्गुसन कॉलेज में दिए गए तिलक के उस भाषण का हाथ है जिसमें उन्होंने कहा था कि शिवाजी ने अफजल खान को जैसे भी मारा ठीक ही किया, क्योंकि अन्याय का नाश होना ही चाहिए। अब भी अपने लेखों में तिलक घटना की निंदा तो कर रहे थे, पर साथ ही हत्या करने वाले के गुस्से को जायज़ भी ठहरा रहे थे। 15 जून 1897 को तिलक ने अपने केसरी समाचार पत्र में रैंड की हत्या के संदर्भ में एक संपादकीय लिखा, जिसके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने उन पर और अखबार के मुद्रक हरिनारायण गोखले पर पेनल कोड की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह का मुकदमा चलाया। पुलिस ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 21 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर लिया। 27 जुलाई से उनके खिलाफ आरोप तय हुए और उनकी दलीलों के आधार पर जज उन्हें जमानत देने पर मजबूर हो गया। सितंबर 1897 को 9 सदस्यीय ज्यूरी के सामने तिलक पर मुकदमा चला। ज्यूरी में 5 अंग्रेज, 2 मराठी, 1 यहूदी और 1 पारसी विद्वान बैठे। 6 विदेशी सदस्यों ने तिलक को राजद्रोह का दोषी माना और उन्हें 18 महीने के कठोर कारावास की सजा दी गई। इस तथ्य पर विद्वानों और इतिहासकारों में आज भी मतभेद है कि क्या रैंड की हत्या करने से पहले चापेकर बंधु लोकमान्य तिलक के संपर्क में थे। चापेकर ने अपनी आत्मकथा में तिलक के भाषण या किसी प्रभाव का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि वे कांग्रेस के तौर तरीकों के खिलाफ ही लिखते हैं। हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि तिलक की प्रशंसा से तिलक के खिलाफ सरकार का मुकदमा और मजबूत न हो जाए। बहुत बाद की फिल्मों और उपन्यासों में चापेकर बंधुओं को तिलक के इशारे पर काम करते दिखाया गया है, पर जैसा कि अक्सर होता है, इन फिल्मों और उपन्यासों की ऐतिहासिक प्रामाणिकता बहुत संदिग्ध है। उधर पुलिस ने फिर से भारतीयों पर जुल्म करने शुरू कर दिए थे। अंग्रेजों ने खासकर पूना के ब्राह्मणों को तंग करना शुरू किया, क्योंकि पुलिस को लगता था कि इससे ज़रूर कोई सुराग उन्हें मिल सकता है। साथ ही इनाम की राशि को भी बढ़ाकर 20,000 रुपये की जगह 40,000 रुपये कर दिया गया था। दामोदर ने बापूराव यानी बालकृष्ण चापेकर को दक्षिण में निजाम हैदराबाद की रियासत में शरण लेने के लिए मना लिया और इस तरह बापूराव हैदराबाद रियासत में जाकर छुप गए। साथ ही बाकी चापेकर परिवार भी चौमासे में बम्बई के ठाकुरद्वारे इलाके में आ गया। इधर बम्बई में चापेकर भाई पलवा रोड पर ठाकुरद्वारे के पास कामत कंपनी की चोल में रहने लगे। दामोदर चापेकर ने सोचा कि पूना के ब्राह्मणों के बजाय शक की सुई कहीं और घुमाई जाए, इसलिए उन्होंने 25 जुलाई 1897 को एक काल्पनिक मुसलमान के नाम से ब्रिटिश सरकार को अंग्रेजी में एक चिट्ठी लिखी और नीचे हस्ताक्षर किए, एक गाजी। इस चिट्ठी में इस तथाकथित गाजी ने रैंड और आयर्स्ट की हत्या की जिम्मेदारी ली और अंग्रेज सरकार को आगे से भारतीयों पर जुल्म करने से परहेज करने की सलाह दी। इस चिट्ठी को मुंबई वैभव नाम के अखबार को भेजा गया। ये खुला पत्र ही आखिर में चापेकर भाइयों के लिए मुसीबत बन गया। पुलिस अधिकारी हैरी ब्रेविन को शक हो गया कि महारानी विक्टोरिया के स्टैच्यू पर कालिख मलने वाला, हिंदू से ईसाई बनने वाले प्रोफेसर वेलंकर की पिटाई करने वाला और इस पत्र का लेखक एक ही आदमी है। फिर भी अगले 2 महीने तक पुलिस को चापेकर भाइयों के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जैसा कि पहले आपको बताया गया है, चापेकर भाइयों के कामों में इनके छोटे भाई वासुदेव चापेकर भी साथ दिया करते थे। साथ ही महादेव विनायक रानाडे और साठे भी इनके करीबी सहयोगी थे। साथ ही 3 द्रविड़ भाई गणेश चंद्र, रामचंद्र और नीलचंद्र भी इनके सहयोगी थे। दामोदर जानते थे कि ब्रिटिश पुलिस का दबाव झेलना हर किसी के बस की बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने क्रांति समूह को बहुत छोटा ही रखा था। उस समय गणेश शंकर द्रविड़ किसी छोटे मोटे अपराध के लिए बम्बई करेक्शन सेंटर में 2 साल की सज़ा काट रहा था। इसी करेक्शन सेंटर में पूना का एसपी हैरी ब्रेविन गणेश द्रविड़ से मिला और उससे कहा कि अगर वो कोई सूचना गणेश खिंड मर्डर केस में दे तो 20,000 रुपये का इनाम पा सकता है। ये बहुत बड़ी रकम थी। गणेश द्रविड़ ने विचार करने के लिए कुछ दिन का समय मांगा। इसके बाद गणेश द्रविड़ को बम्बई जेल से पुणे की येरवाड़ा जेल शिफ्ट किया गया, जहां ब्रेविन ने गणेश द्रविड़ से एक बार फिर मुलाकात की। गणेश द्रविड़ ने गोपाल कृष्ण साठे, कुमटेकर, विनायक हरि चापेकर और अपने भाई नीलकंठ द्रविड़ का नाम लिया।
नीलकंठ ने ब्रिटिश एसपी को चापेकर के बारे में सारी सूचना दे दी कि कैसे चापेकर भाइयों ने क्लब बनाया और कई सालों से अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या क्या किया। द्रविड़ भाइयों को 20,000 रुपये की रकम का लालच आ गया था और उन्होंने हेड कांस्टेबल रामा पांडु को वासुदेव चापेकर के बम्बई में छुपे होने की बात बता दी। फिर अचानक एक दिन दामोदर को बम्बई पुलिस ने गोपाल राव साठे के संबंध में सम्मन भेजा। दरअसल हिंदू से ईसाई बनने वाले प्रोफेसर वेलंकर की पिटाई के मामले में बापूराव ने अपना और दामोदर का उपनाम साठे बताया था। 29 सितंबर 1897 को पुलिस दामोदर को अपने साथ पुणे ले गई। वहां थाने में शिनाख्त परेड में प्रोफेसर वेलंकर ने दामोदर को पहचान लिया। दामोदर को पुलिस अधिकारियों कैनेडी और ब्रेविन के सामने पेश किया गया। अब दामोदर ने पुलिस को लिखित बयान दिया कि रैंड और आयस्ट की हत्या उन्होंने अंग्रेजी अत्याचारों का बदला लेने के लिए की है। उन्होंने खुद अपने इकबालिया बयान में महारानी की मूर्ति और वेलंकर की पिटाई से संबंधित सबूत दिए। फिर बम्बई पुलिस अधिकारी मिस्टर हैमिल्टन के सामने यही बयान दिए। शुरू में अपने भाई और बाकी साथियों को बचाने के लिए दामोदर ने कहा कि उन्होंने ये सब अकेले किया है, पर पुलिस सबूतों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी कि इस घटना में 2 लोग शामिल थे। इसलिए बाद के बयान में 8 अक्टूबर 1897 को दामोदर ने अपने सगे छोटे भाई बालकृष्ण का नाम लिया। दामोदर चापेकर को पूना की येरवाड़ा जेल में रखा गया। यहाँ रामा पांडु नाम के हेड कांस्टेबल ने दामोदर को भयानक यातनाएं दी। इसी समय दामोदर की माताजी का देहांत हो गया और चापेकर परिवार बम्बई से पूना लौट आया। 3 फरवरी 1898 को दामोदर हरि चापेकर को पूना सेशन कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई, जिसे 2 मार्च 1898 को बम्बई हाई कोर्ट ने सही माना। 8 मार्च 1898 को वासुदेव ने बम्बई हाई कोर्ट में याचिका दी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। लोकमान्य तिलक को इससे पहले ही गिरफ्तार कर डोंगरी जेल में रखा गया था। भारतीय संस्कृति के जर्मन विद्वान मैक्स मुलर लोकमान्य तिलक से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने इस बात पर आपत्ति की कि तिलक जैसे प्रकांड विद्वान को साधारण कैदी की तरह रखा जाए। बाद में तिलक को भी येरवाड़ा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जेल में लोकमान्य तिलक ने दामोदर चापेकर से मिलने की इच्छा जताई। वो देखना चाहते थे कि जिस वीर पुरुष के कारनामों के कारण वे स्वयं सलाखों के पीछे हैं, उसका व्यक्तित्व और विचार कैसे हैं। जेल में इस ऐतिहासिक भेंट के दौरान तिलक ने दामोदर चापेकर को गीता की एक प्रति भेंट की। दामोदर ने उनसे कहा कि फांसी के बाद उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही किया जाए। उधर जब हैदराबाद राज्य में छुपे बापूराव ने देखा कि उनके कारण पुलिस उनके सगे संबंधियों को सता रही है, तो उन्होंने स्वयं थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस उन्हें भी पूना की येरवाड़ा जेल ले आई और उनसे भी इकबालिया बयान लिखवाया गया। दामोदर चापेकर के प्रति द्रविड़ भाइयों के विश्वासघात के बाद द्रविड़ भाई वासुदेव चापेकर और महादेव विनायक रानाडे के निशाने पर आ गए। ऊपर से पुलिस ने वासुदेव चापेकर के परिवार के अन्य सदस्यों को भयंकर यातनाएं दी ताकि वे इस साजिश में शामिल कुछ और नाम बता दें। 8 फरवरी 1899 को वासुदेव चापेकर और रानाडे ने खांडो विष्णु साठे के साथ मिलकर गणेश द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़ की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर अगले दिन 9 फरवरी 1899 को वासुदेव रानाडे और साठे ने बर्बर यातनाएं देने वाले हेड कांस्टेबल रामा पांडु को भी गोली मार दी, पर इस घटना में रामा पांडु केवल घायल हुआ, मरा नहीं। बल्कि उसी दिन इन 3 युवा क्रांतिकारियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने इन सभी क्रांतिकारियों के इकबालिया बयान को आधार बनाया और साठे के अलावा सबको एक एक करके फांसी की सज़ा सुना दी। सबसे पहले दामोदर चापेकर को 18 अप्रैल 1898 को येरवाड़ा जेल में फांसी दी गई। फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय उनके पास भागवत गीता की एक प्रति थी। उस समय उनकी आयु 29 वर्ष थी। 8 मई 1899 को वासुदेव चापेकर को फांसी दे दी गई। उस समय चापेकर भाइयों में सबसे छोटे वासुदेव की उम्र केवल 19 वर्ष थी। फिर 2 दिन बाद 10 मई 1899 को महादेव विनायक रानाडे को फांसी दी गई। उनकी उम्र भी उस समय 20 वर्ष के आसपास ही थी। इसके भी 2 दिन बाद
12 मई 1899 को बालकृष्ण चापेकर या बापूराव को भी फांसी दे दी गई। फांसी के समय बापूराव की आयु 26 वर्ष थी। खांडो विष्णु साठे घटना के समय नाबालिग थे, इसलिए उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती थी। फिर भी अदालत ने उन्हें 10 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई। दामोदर अपने पीछे पत्नी दुर्गाबाई और 5 वर्ष के बेटे धोंदू को छोड़ गए, जबकि बापूराव अपने पीछे पत्नी यमुनाबाई और एक बेटी को छोड़ गए। सबसे छोटे भाई 18 साल के वासुदेव की भी सीताबाई से शादी तो हो गई थी, पर उन्हें अभी कोई संतान नहीं थी। चापेकर बंधुओं ने निर्धन पर संगीत कला और राष्ट्र प्रेम के धनी अपने परिवार का नाम भारत के इतिहास में अमर कर दिया। उस समय अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड और लंदन के टाइम्स अखबारों ने चापेकर बंधुओं के बलिदान को भारत में राजनीतिक चेतना के एक नए युग की शुरुआत माना।